बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स और नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमने हमेशा देखा है कि वो सवाल जो लोगों के जहनों में उठते हैं और हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, इन सारी कंप्लेंट्स को देखते हुए हमने हमेशा अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की कि जो भी ऐसी मिसकंसेप्शंस हों या लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी भी बीमारी से रेलिवेंट, उसको अपने इस पैनल के थ्रू लोगों की उस मिसकंसेप्शंस जो होती है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि उनको पता चले कि अगर उनको कोई बीमारी है तो उन्होंने अपनी उस बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए कौन सी स्पेशलिटी में जाना है और कब जाना है, ताकि उनकी बीमारी का जो गोल्डन पीरियड होता है जिसमें वो बीमारी रिकवरेबल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो टाइम उनका वेस्ट ना हो। तो आज का हमारा जो शो होगा बेसिकली ये इस बात के ऊपर होगा कि फ़ीवर मैनेजमेंट, यानी जो भी आपको बुखार आता है किसी भी मौसम की वजह से, जैसे कि आपको नमूनिया है, डेंगू है या आपको टाइफाइड फीवर है, इंटेरिक फीवर है। अब ऐसी सूरत हाल में होता क्या है कि पेशेंट होम रेमेडी के तौर पर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में जो बीमारी का उनका पीरियड होता है उस पीरियड के अंदर वो बीमारी को जवान कर लेते हैं, फिर किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते और सेल्फ मेडिकेशन करते करते जब वो किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं या किसी भी स्पेशलिटी में जाते हैं तो तब तक जो उनका असल पीरियड होता है, असल टाइम होता है, वो वेस्ट हो चुका होता है और फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी होती हैं। आज हम ये बात करेंगे कि नमूनिया की बेसिकली काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जा सकता है, और इसी तरह टाइफाइड जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसमें डाइट कैसे दी जा सकती है, और इसी तरह डेंगू फीवर के बाद होने वाली जो आपकी बॉडी के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपकी बॉडी में वीकनेस है या आपको मसल क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं तो या मिनरल्स की शॉर्टेज होती है या आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, इन सारे मामलात पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जिन शख्सियात को दावत दे रखी है, ये मोस्ट एक्सपर्ट हैं, मोस्ट पॉपुलर हैं, मोस्ट फेमस हैं। तो मैं सबसे पहले जो मेरी गेस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मैमूना गियास, जो माहिर अमराज़ मैदा जिगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और मेडिसिन की भी डॉक्टर हैं और मेयो हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ एक मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, माहिर अमराज़े, जो किसी भी तरह की अमराज के साथ आपकी डाइट होती है तो माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर फ़िज़ा मुश्ताक तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो नाज़रीन, हम अपनी बात का आगाज़ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मैमूना गियास से करेंगे और हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि फ़ीवर को मैनेज कैसे किया जाए। अब जो फ़ीवर को मैनेज करना होता है, अब इसकी आगे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इसकी आगे अक़साम होती हैं, बुखार कौन सा है, किस कैटेगरी का है, कब हमें पता चलेगा कि बुखार जो है वो कौन सा बुखार है। तो ये सारे मसाइल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि सबसे पहले कोई भी मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आ गया, उसको नहीं पता उसे नमूनिया है, उसे डेंगू है, उसे टाइफाइड है या उसे एक सिंपल बुखार है, वो तो होम रेमेडी के तौर पर पैनाडोल खा खा के 5-6 दिन के बाद क्लिनिक पे रिपोर्ट होता है। अब आगे फर्दन बीइंग अ डॉक्टर हमारा क्या रोल शुरू होता है इसमें? डॉक्टर तनवीर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक्चुअली बुखार होता भी नहीं है। उन्हें लगता है कि वो गर्म है या उन्होंने सारा दिन काम किया था, वो थक गए और उन्हें फीवरिश फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं मरीज़ों को ये रिकमेंड करती हूँ कि आजकल नंबर्स वाले थर्मोमीटर मिलते हैं जिसको आप कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स। तो आप कम से कम डिजिटल थर्मोमीटर के साथ अपना बुखार चेक करें। दूसरी बहुत अहम बात जो डॉक्टर को मदद देती है वो ये देती है कि किस तरह का बुखार है। हल्का बुखार है, 101 से कम है, उससे ज़्यादा बुखार है, 24 घंटे चढ़ा रहता है, कभी चढ़ता है कभी उतर जाता है। ये सारा पैटर्न डॉक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि बीमारियां एक तरह का बुखार नहीं लेके आती, वो डिफरेंट तरह के बुखार हैं जिसमें आपको पता चल जाता है। मरीज़ों के गाइडेंस के लिए हम ये बताएंगे कि हम कहते हैं कि ये फोकसलेस फीवर है या फीवर विद फोकस है। अगर तो आपको पता है कि बुखार हुआ, बुखार के साथ गला ख़राब है, आपको खांसी बलगम आनी शुरू हो गई है, पेशाब में जलन है, लूज़ मोशन है, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक आपका इलाज किया जाएगा। लेकिन एक ऐसा बुखार भी है जिसमें सिर्फ जिस्म में दर्द हो रही है,
बुखार चढ़ रहा है लेकिन किसी भी जगह पे फोकस नहीं है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जिसमें डॉक्टर को विजिलेंट होना है कि अब ये वायरस का बुखार है, बैक्टीरिया का है, फंगस का है, या क्या प्रॉब्लम होगा। हमारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि बुखार हो गया तो फ़ौरन से उसका इलाज करना चाहिए। अगर ऐसा बुखार है जिसके साथ कोई बड़े सिवियर अलामत नहीं आ रही, आप खाने पीने के काबिल हैं, उल्टियाँ नहीं आ रही हैं, चलने फिरने के काबिल हैं, तो ऐसा चांस हो सकता है कि ये वायरल फीवर हो। हफ्ते से 10 दिन तक के आमतौर पे ये बुखार होते हैं, कोई बड़ी अलामत नहीं आती, जिस्म दुखता है, हड्डियों में थकान होती है, कभी कभार हल्की फुल्की खांसी बलगम आ जाती है। और इनमें सिर्फ ये करना होता है कि आप बुखार की दवाई खाएं। उसमें काफ़ी सारे लोगों की आदत है वो निम्स इस्तेमाल करते हैं टैबलेट। मैं किसी टैबलेट को बुरा नहीं कह रही, मैं वो गोलियों के नाम ले रही हूँ जो लोग आके हमें बताते हैं। वो ब्रूफेन इस्तेमाल करते हैं, डाइक्लोराइन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारी फिंगर टिप्स पे याद होती है और एक आपके नियरेस्ट किसी भी स्टोर से मिल जाती है, वो दे देते हैं, पान सिगरेट वाले खोखे से भी मिल जाती है, वहाँ से भी मिल जाती हैं, या फिर वो पैनाडोल कैल्पोल लेते हैं। तो एक तो एहतियात ये होती है कि आप कभी भी पैनाडोल या कैल्पोल के अलावा कोई दवाई ना लें। अगर बच्चे हैं तो उनकी डोज सेल्फ मेडिकेशन में पैनाडोल के अलावा ना लें। उसमें प्रॉब्लम आता है खासतौर पर डेंगू में, क्योंकि प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है तीसरे दिन से। पहले दिन लोग सीबीसी करा लेते हैं, वो नॉर्मल आ जाती है, ब्रूफिन खाते रहते हैं, 3rd 4th डे पे जाके ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रूफिन, डिस्प्रिन, डाइक्लोराइन इनका ये इफेक्ट आता है कि 5 से 7 दिन के लिए ये प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देती और उसमें ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो डेंगू के हवाले से ये एहतियात होगी कि जब भी आपको लगे कि ऐसा बुखार है जो 2 दिन से ज़्यादा है, तीसरा दिन हो गया है, अब इसके साथ इसमें और 2-3 अलामतें आ गई हैं, आंखों के पीछे दर्द है, सर में दर्द हो रही है, कमर की हड्डी में बड़ी दर्द है जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक बोन फीवर हो गया है, या फिर पेट में दर्द है, उल्टियाँ आ गई हैं, पट्टे बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, तो ये सारी अलामत हैं कि ये डेंगू हो सकता है। तीसरे दिन आप सीबीसी कराएं। तीसरे दिन का जो कंप्लीट ब्लड काउंट है या सीबीसी है वो आपको गाइड करेगी ये डेंगू है। अगर इससे पहले आपने बुखार के लिए कोई भी दवाई लेनी है तो बड़ों के लिए आमतौर पे कैल्पोल, पैनाडोल या पैरासीटामोल 2 गोलियां बहुत सेफ है कि हर 6 घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है आप 5 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। एक मिथ है पॉपुलेशन में कि अगर बुखार चढ़ा हुआ है, ठंडे पानी की पट्टी कर दी तो सर्दी लग जाएगी, तो इसको एड्रेस करना होता है कि नहलाना नहीं है, कई दिन नहीं नहलाना। 10 दिन से डेंगू हुआ था, 10 दिन से नहीं नहाया, तो बुखार जब चढ़ा हुआ होता है नहाने का कोई नुकसान नहीं होता, नहा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना लें, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लें। इसके अलावा पट्टी करने का कोई नुकसान नहीं होता। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की माँओं को बड़ा खौफ होता है, पट्टी नहीं करेंगे जी ठंड लग जाएगी। आपका मेन मकसद ये है कि जो ब्लड टेम्परेचर है आपने उसको कम करना है, क्योंकि जितना टेम्परेचर ब्रेन में जाके हाई होता है बच्चों के लिए वो नुकसानदेह होता है। बड़े तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में टेम्परेचर हाई होता है तो उनको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पहला टास्क है कि बहुत मोटे जो कपड़े पहने हैं वो उतार लें, नॉर्मल कर लें। स्पॉन्जिंग, पानी की पट्टियाँ, पानी के शॉवर से स्प्रे कर सकते हैं वो कर लें। इसके अलावा पैरासीटामोल, कैल्पोल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। इवन अगर हिम्मत है, बहुत ज़्यादा चिल्स नहीं हो रहे, सर्दी नहीं लग रही, तो आप नहा भी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रेलिवेंट एक सवाल मेरे जहन में भी है, क्योंकि जैसे हमने पैनाडोल, कैल्पोल या इस तरह के सिरप्स की बात की, बेसिकली ये पैरासीटामोल, आइब्रोफेन, तो होता क्या है कि हमारे यहाँ डोज की मिसमैनेजमेंट है। मसलन घर में हम अगर किसी को खुद अपने पैड के ऊपर भी लिख के देना कि आपने ये दवाई इतनी खानी है, तो जब पेशेंट रिपोर्ट होता है 3-4 दिन के बाद, तो हम कहते हैं कि किस तरह खाई, तो वो कहते हैं मोहल्लेदार ने कहा था कि आधी आधी गोली कर दो क्योंकि ये हैवी है, या सिरप आपने 2 चम्मच लिखे थे तो मैंने 1-1 चम्मच दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद हैवी है। तो इसमें आप क्या कहती हैं कि डोज कम देने के भी नुकसान आते हैं? डोज कम देने का बिल्कुल नुकसान होता है, उसमें रिस्पांस नहीं आता। ठीक है। और डॉक्टर मिसलीड हो जाता है, क्योंकि जब कोई आपसे ये कहेगा आके कि मैं 4 दिन से पैनाडोल खा रहा हूँ, हर 6 घंटे के बाद खा रहा हूँ, और आपने नहीं पूछा कि कितनी गोलियाँ खा रहे हैं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये बात सेट हो जाती है कि ये एक ऐसा बुखार है जो मुस्तकिल चढ़ा हुआ है, जबकि अंडर डोजेज की वजह से वो फीवर की स्पाइक ब्रेक ही नहीं होती। इसी तरह एक ये चीज़ भी है कि जब आप गोली खा लेते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि गोली खा के 6 से 8 घंटे आपका बुखार उतरा रहेगा। उसके बाद अगर वो दोबारा चढ़ जाता है तो ये भी वो बुखार है जो मुस्तकिल चढ़ा हुआ है। फिर आपने डॉक्टर को इसी तरह से बताना है कि मैंने गोली खाता हूँ तो 6-8 घंटे उतरता है लेकिन मुझे दोबारा चढ़ जाता है। इसलिए जो एडिक्वेट डोज है बड़ों के लिए, वो तमाम बड़े जिनका वेट 40 kg से ज़्यादा है, उनको आपने 2 गोलियाँ यानी 1 ग्राम पैरासीटामोल हर 6 घंटे के, एक गोली में 500 मिलीग्राम्स है, तो आप हर 6 घंटे के बाद 2 गोलियाँ ले सकते हैं। बहुत ज़रूरत है तो 4 घंटे के बाद भी ली जा सकती है, यानी 6 ग्राम की मैक्सिमम डोज। लेकिन यहाँ पे थोड़ी एहतियात है
किसी को जिगर का मसला है ठीक है, तो उसमें डोज कम फैटी होती लिवर है। है, हेपेटाइटिस फैटी है, लिवर नहीं, हेपेटाइटिस है जिनका जिगर वायरल डैमेज हो डिजीज चुका है, जिसकी। वायरल डिजीज है और लिवर डिजीज डेवलप हो गई है, लिवर फेलियर हमने कहा हुआ है, ठीक। उस केस में आपने जो डोज होती है वो आधी कर देनी है। मतलब है। आप 2 की बजाय 1 गोली लेते हैं ठीक और है। कोशिश करते हैं कि 6 घंटे के बाद नहीं, 8 घंटे 8 के बाद घंटे की लें। duration फिर होगी। वहाँ पे आपकी पट्टियाँ करना, नहाना, ये चीज़ें ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। और दूसरा इसी से रेलिवेंट ये सवाल है, जैसे नहाने की बात हुई, तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट आता था हम उसे बटन खुलवाते थे, इस कदर स्मेल आ रही होती है तो पूछते हैं कि भाई नहाया क्यों नहीं, तो वो कहते हैं जी हमें डर था सर्दी ना लग जाए या इस तरह होना। जो मैं उनको अक्सर मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कुरान में कि अत्तहरु शत्रुल ईमान, सफाई जो है वो बेसिकली निसफ ईमान है। इसी तरह जब आप नहाएंगे नहीं, जर्म्स आपके ऊपर होंगे या इस तरह के वायरस बैक्टीरिया आपको लगा होगा, तो आपकी हमारे व्यूअर्स के नाम ये क्या पैगाम है कि बच्चा हो या बड़ा हो, अगर उसको बुखार है तो क्या वो नहा सकता है या नहीं नहा सकता? बिल्कुल नहा सकता है सेफली, इसका कोई नुकसान नहीं होता। टेम्परेचर को मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इवन गर्मियों के मौसम में आप दिन में 3-4 दफ़ा भी नहा सकते ठीक हैं। है। और हम बच्चों को भी यही कहते हैं, बड़ों को भी ये कहते हैं कि जब तक बुखार ना उतरे आप पानी के टब में भी बिठा सकते हैं और बार बार ऊपर। निमोनिया में भी नहला सकते हैं। हाँ जी, ये मिथ है कि निमोनिया नहीं में नहाना। नहीं नहाना। निमोनिया में नहा सकते हैं। निमोनिया से जुड़े हुए 3-4 मिथ और भी हैं। ठीक है। केला खा लिया तो रेशा बढ़ जाएगा, हाँ जी। बच्चे का दूध बंद चावल कर नहीं दिया देना, हमने, दूध नहीं देना। दूध बंद कर दिया, चावल हमने बंद कर दिए, इन सारी चीज़ों से फैल जाएगा। तुड़के वाला सालन खा लिया तो इसका मैदा खराब हो जाएगा। तो ये सारे मिथ हैं। इवन आप केला भी खा इसी सकते तरह जो हैं। मदर फीड होती हैं वो कहती है कि माँ ने अगर चावल खा लिए तो बच्चे में ट्रांसफर बच्चा बीमार हो जाएगा, माँ ने केला खा लिया तो तो वो बच्चे उसको को भी रेशा असर हो हो। जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। केला खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। जिस चीज़ की एहतियात होती है वो ये होता है कि बहुत ठंडा नहीं खाना, लो टेम्परेचर, ठीक है। बहुत गर्म नहीं खाना जो कि टेम्परेचर डैमेज करता है आपके गले को। और इसी तरह से जो ऐसी चीज़ें बहुत खट्टी हैं जिनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो सोर होने की वजह से आपके गले में डिस्कम्फर्ट कर देती हैं, उनको अवॉइड करें। अदरवाइज जो आपकी नॉर्मल डाइट, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेस्ट, ये सारा कुछ ले सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको टेम्परेचर के बेसिक जो मैनेजमेंट होती है वो आपको बताई। अब हम डॉक्टर फ़िज़ा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनकी जो माहराना राय है उसका फ़ायदा उठाएंगे, इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। और डॉक्टर साहब हम आपसे ये पूछेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फ़ीवर मैनेजमेंट पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो आगे आएंगी। तो जब भी कोई फीवर वगैरह हो जाता है, लोग जो ना फौरी तौर पे सॉफ्ट डाइट पे खुद ही चले जाते हैं या रोटी वगैरह छोड़ देते हैं, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा केला नहीं खाना, चावल नहीं खाने, रेशा हो जाएगा। तो आप बीइंग अ डाइटिशियन आप क्या समझती हैं कि फीवर मैनेजमेंट में आपकी डाइट का क्या रोल होना चाहिए? ये बहुत सारी मिथ्स यहाँ पे होती हैं। फीवर के साथ थोड़ा सा आपकी ज़ुबान का जायका कड़वा हो जाता है, अब खाना पीना वैसे कम हो जाता है। दूसरा, जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, समटाइम्स ये समझने की ज़रूरत होती है कि फ़ीवर हमेशा बीमारी नहीं होती। किसी बीमारी के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है, आपके इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होता है। किसी वैक्सीनेशन के रिस्पॉन्स में फीवर हो जाता है, किसी बैक्टीरियल अटैक के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, जब तक वो बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो जाता, फिर आपका फीवर कम हो जाता है। तो हमारा यहाँ क्या होता है कि लोग खाना पीना या बिल्कुल छोड़ देते हैं, या हमारा होता है कि अब बुखार हो गया, सूप पे आ जाओ, ब्रोथ दे दो, सूप दे दो, यखनियाँ दे दो, रोटी छोड़ दी, ब्रेड छोड़ दी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये केला या वो खाने से रेशा हो जाता है, ये सिर्फ फजूल बातें हैं, मिथ्स हैं। ठीक है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है जब आपको फीवर होता है। जब 1 डिग्री आपका बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, 13% तक आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, इसका मतलब है आपने जो खाया है वो जल्दी हजम हो रहा है। ठीक है। वो जल्दी हजम हो रहा है, आपकी बॉडी में जल्दी कंज्यूम हो रहा है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। बेसिकली फीवर के बाद आप वीकनेस फील करते हैं, वो इसीलिए फील कर रहे होते हैं। तो जो रोटी, चावल, ब्रेड और जो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं हमारी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। तो रोटी भी खानी चाहिए, चावल भी खाने चाहिए, ब्रेड भी खानी चाहिए। जो सिर्फ मीट पे आ जाते हैं, आपकी बॉडी का जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है तो ऑब्वियसली प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म भी बढ़ गया। जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो आपके जो किडनी से बर्डन आता है यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो जब अगर वो 10 से 15 दिन तक फीवर है, निमोनिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, कोई भी, तो जब हम बिल्कुल सूप्स पे या यखनियों पे आ जाते हैं या प्रोटीन बेस्ड डाइट ले रहे होते हैं, तो उससे हाँ ये नहीं कहते हम कि प्रोटीन मत लें। 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम प्रोटीन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपकी टिश्यू रिपेयर में, मसल्स को सूद करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, आपकी हीलिंग के लिए। बट
आपके कार्बोहाइड्रेट्स जी आपकी नाजरीन, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू। कम बैक नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारी जो गुफ्तगू है वो इस कदर स्माइली फेस में हो रही है। हम आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं कि फ़ीवर अगर हो गया तो ये नॉर्मेलिटी है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको आपने बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना वो माइंड के ऊपर इस तरह ले लेते हैं और फिर कई दिन काम पे नहीं जाना। या कुछ लोग तो ऐसे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, वो कहते हैं जी 1 हफ्ते की रेस्ट डाल दें, तो हम उन्हें कहते हैं भी किस चीज़ की रेस्ट डालनी है, 1-2 दिन बुखार है, आप मेडिसिन लें और अपने काम पे जाएं, क्योंकि पहले मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो इसी तरह जो है वो डॉक्टर साहब जैसे आपको डाइट से बता रही है, तो डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें। तो हम ये बात कर रहे थे कि आप बिल्कुल सूप प्रोटीन वगैरह का ले रहे हैं, डाइट जी अपनी आप वो immunity लें, अच्छी बात है, आपके मसल्स रिपेयर होते हैं, आपके टिश्यूज आपके सेल्स रिपेयर होते हैं, बट आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपको सरवाइव करने के लिए, सस्टेन होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी, चावल, ये बहुत ज़रूरी है, आप इनको लें। हाँ, आपको अगर ये लगता है कि आपके मुंह का जायका ख़राब है, आप अपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा वाले उसमें स्पाइसेस ऐड ना करें, माइल्ड फ्लेवर्स के साथ उनको बनाएं ताकि आपके लिए खाना आसान हो। आपकी बॉडी को विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिले। आपने अगर स्ट्यूज लेने हैं, आप स्मूदीज की फॉर्म में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले लें, आप सूप वेजिटेबल सूप बना लें, उसके अंदर आप मीट ऐड कर लें, स्ट्यूज ऐड कर लें, ब्रोथ ऐड कर लें, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप बिल्कुल जब कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं या फैट्स छोड़ देते हैं तो इसका नुकसान होता है। अब समटाइम्स ये होता है कि जैसे मैम ने अभी बताया कि दूध पीने से रेशा हो जाता है, तो जो नॉर्मल फीवर होता है उसमें तो NSAIDs देते हैं। एक मिथ है, मिथ है ना, गलत है। जी जी बिल्कुल मिथ है। तो नॉर्मली फीवर में हम NSAIDs लेते हैं तो उसमें वो नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, उसमें तो चलें ठीक है। लेकिन जो आपके क्रॉनिक फीवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल निमोनिया है, टाइफॉइड है, इस तरह के जो हे फीवर्स हैं, तो इसमें हम स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं पेशेंट्स को उनके रिपेयर के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। अब स्टेरॉइड्स आपकी बोन्स पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अब हमारे पास जो फूड में मिल्क ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को तैयार करता है अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस, ज़रूरी है। और हम दूध छोड़ देते हैं कि रेशा हो जाएगा या बलगम हो जाएगी या दूध नहीं पीना, काम खराब हो जाएगा। आज के दौर में हमें ये भी कहते ज़रूर हैं ना कि दूध पीने से मोटापा भी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत गलत बात है। दूध बहुत ज़रूरी है, मुकम्मल ग़िज़ा है दूध, तो खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। तो बच्चों को भी छुड़वा देते हैं, तो बच्चों को भी पिलाना चाहिए। बच्चों में ज़्यादा इस चीज़ का, अब बच्चों को ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, अंडे की ज़रूरत है, केले की ज़रूरत है, पोटेशियम की ज़रूरत है। तो जब हम ये चीज़ें ख़त्म करवा देते हैं तो फिर मसले ख़त्म नहीं होते। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपको ये बताया कि क्या खाना चाहिए। मेरा उन तमाम व्यूअर्स से जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, या इसके अलावा वो सस्सें, वो माएँ, वो बहनें जो मेरे इस प्रोग्राम को देखेंगी, वो खुदारा अपनी बहुओं को भी दूध पिलाना शुरू करें ताकि वो आपकी एक हेल्दी जो है वो आगे आपकी नस्ल कुशी भी कर सके और आपकी नस्ल जो है ना उसको आगे बढ़ सके। क्योंकि जब आप डाइट नहीं देते तो आप अपनी नस्ल कुशी करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर माँ खुद नहीं खाएगी तो वो बच्चे को कैसे देगी। तो इसलिए उन पर भी रहम करें और उनको भी दूध, केले, इसी तरह जो फ्रूट्स है वो उनको भी वाफर मकदार में मुहैया करें। डॉक्टर साहब, आज का जो कॉमन सवाल लोग पूछते हैं डेंगू के बाद, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में लोग आते हैं कि मुझे डेंगू हुआ था लेकिन अब कंटिन्यू जो है वो मुझे मसल क्रैम्प्स होते हैं, लेग में पेन रहता है, मुझे वीकनेस होती है, तो इसको हम कैसे टैकल करें? इसमें डॉक्टर नवीर बहुत ही अच्छा सवाल है। डेंगू के बाद ना एक ये वेल नोन है, हम इसे कहते हैं पोस्ट डेंगू फटीग, ठीक है, कमज़ोरी हो जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि इसके ऊपर कोई मेडिकल में बड़ी रिकमेंडेशंस मौजूद हैं तो इस पर कोई रिकमेंडेशन मौजूद नहीं है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिनका हम ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉलो करते हैं उनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसकी रीज़न ये होती है कि डेंगू में यूजुअली काफ़ी सारे पेशेंट्स के अंदर जिनमें पेट में पानी आता है या फेफड़ों में पानी आता है, जब डेंगू सेटल डाउन होता है तो पेशाब की मिकदार बढ़ जाती है, ये एक रिकवरी का साइन होता है। पेशाब की मिकदार जब बढ़ती है तो आपके बहुत सारे नमकियात उसके ज़रिए ज़ाया हो जाते हैं। एक तो वहाँ पे ये गाइड करना होता है कि उन दिनों में ORS का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे डेंगू के टाइम पीरियड में तो ये फटीग बाद में कम हो जाएगी। इवन जो WHO की गाइडलाइंस हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि पानी ना यूज़ करें, वो कहते हैं आप ORS दें पानी की जगह, क्लियर जूसेस दे सकते हैं, मतलब चाय कॉफ़ी यखनी, हम पानी रिकमेंड कर देते हैं। लोकल सतह के ऊपर इस वीकनेस को खत्म करने के लिए गैर जरूरी तौर पे ड्रिप्स लगाई जा रही होती? नहीं, ड्रिप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी ड्रिप के साथ कोई बेहतरी नहीं होती। वो सिर्फ एक पानी है जिसमें आप विटामिन का एक टीका डाल देंगे, अगले 6 से 8 घंटे में वो सारा पानी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा और जितने पैसे आपने लगाए थे वो सारे सेटल हो जाएंगे। हाँ, ये चीज़ हो सकती है। फौरी तौर पे डेंगू के बाद भारी वर्जिश ना करें,
ठीक है। आपकी जो प्रोटीन डाइट होती है जिसके अंदर अंडा, दालें, गोश्त, ये चीज़ें बहुत हाई प्रोटीन है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। ठीक है। फिर आप कुछ दिन के लिए निमकोल ले सकते हैं। फलों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो आपके माइक्रो वाइटामिन्स जो हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, वो सारा कुछ रिप्लेस हो जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, शुगर है, आर्थराइटिस है, पहले से ही हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा कोई भी नहीं है, chronic disease कोई चल रही है। क्रॉनिक डिजीज चल रही है, आपकी एजिंग का इशू आ रहा है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि 2 to 3 वीक्स के लिए आप ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, कैल्शियम की कोई प्रेपरेशन ले लें या फिर आप साथ कोई मल्टीविटामिन 15 दिन के लिए ले लें। ठीक है, उससे भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली कोई ड्रिपें लगवाना, मेथिकोबाल का कोर्स करना या न्यूरोबयान फायदा का नहीं कोर्स करना, ये रिकमेंडेड नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, आप जो ना वो इसी तरह जैसे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डेंगू फीवर के बाद होने वाली वीकनेस को डाइट के ज़रिए कैसे कंट्रोल किया जाए, अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब हम क्योंकि फीवर, उसमें प्लेटलेट जो ना वो आपके प्लेटलेट नीचे काउंट जाके कम फिर हो वो जाता बैलेंस हो है। रहा और होता हम अब हमारे यहाँ क्या होता है, डेंगू हो गया ना, बस पपीता खिलाई जाओ, पपीता खिला दे जी, पपीता जो है उसके लीवर एक्सट्रैक्ट पत्तों से के या जो है ना वो पपीते से पानी पिला दें। प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। या बुखार हो गया तो चाय में पुदीना डाल के, अदरक डाल के वो दे दें, अच्छा है, ओके। जो आपका जिंजर है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इट्स गुड। बट आपकी चाय में कैफीन है, वो डिहाइड्रेशन करती है। अगर आपको ये लग रहा है कि फीवर ठीक नहीं हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो इसका मतलब है आप डिहाइड्रेटेड है, आपकी बॉडी एक्स हैं, क्रैम्प्स हैं, फिटीग है, तो इसकी एक रीज़न डिहाइड्रेशन होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ फोकस करना चाहिए, बुखार हुआ है या किसी भी किस्म का कोई भी फीवर है, कैफीन बिल्कुल क्लियर करते हैं अपनी डाइट से। आप चाहे वो कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनमें सब में कैफीन है। जूसेस ने, फ्रेश फ्रूट्स ने, कोई भी फीवर ऐसा नहीं है जिसमें आपको स्पेसिफिक डाइट लेनी होती है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है। आपको हर फूड ग्रुप कंज्यूम करना है, आपको फैट्स भी कंज्यूम करने हैं, आपको डेयरी भी कंज्यूम करनी है, प्रोटीन भी कंज्यूम करनी है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने हैं आपकी बॉडी की एनर्जी को करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। तो पोस्ट फीवर जब फटीग होती है वो आपकी मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी की वजह से होती है। तो जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक रखते हैं तो वो फिर वो नहीं होती। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो टाइफाइड फीवर होता है, इसकी चूँकि हम एक ट्रीटमेंट चलवा रहे होते हैं, जैसे कि 5 डेज, 7 डेज, 14 डेज, डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो टाइफाइड फीवर में हमें कौन से टेस्ट करवाना चाहिए और इसको किस तरह मैनेज करना चाहिए? टाइफाइड का बुखार की पहचान ये होती है कि एक तो ये सुबह के टाइम पे थोड़ा होता है, ठीक है, शाम के टाइम पे ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। पहले हफ्ते में जो मेन अलामतें आती हैं वो जिस्म में दर्द है, हड्डियाँ वगैरह दुखती हैं, पेट में दर्द और कब्ज़ की शिकायत आमतौर पे होती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड वीक में फिर लूज़ मोशन आने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे ये दूसरा हफ्ता होता है जिसमें मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो एक ही टेस्ट है टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए कंफर्मेटरी है, वो है ब्लड कल्चर। ठीक है। अगर आपने कोई एंटीबायोटिक पहले नहीं खाया हुआ तो आप उस पर ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी कराते हैं। ठीक है। ठीक अगर है, आपने एंटीबायोटिक ले अगर एंटीबायोटिक ले ली है तो फिर आप जब ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं तो आप उनको मेंशन करते हैं कि ये एंटीबायोटिक मैं ले रहा हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंगली वो टेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो मिथ है वो है विडॉल टेस्ट के बारे में और टाइफाइड के बारे में। जो विडॉल टेस्ट है वो ऑब्सोलीट है, यानी जिसका भी करें सबका पॉजिटिव, मतरूक है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। इसी तरह से जो टाइफाइड है, अब उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो लाइफ लॉन्ग आईजीजी पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। लोगों का आईजीजी पॉजिटिव आ जाता है। मैंने देखा कि 14 दिन, 21 दिन कोर्स करने के बाद भी मेरोपेनम के इंजेक्शंस लगे क्योंकि टाइफाइड आईजीजी पॉजिटिव था और वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने पॉजिटिव रहना है। तो टाइफाइड ना कराएं, विडॉल ना कराएं, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करी जाए। किसी ने ट्रीटमेंट कर दिया, सो टाइफाइड ना कराएं, विडॉल ना कराएं। ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी इज़ द आंसर, जिसके साथ आपको पता चल जाएगा। ब्लड कल्चर के अलावा भी कुछ और कल्चर्स भी होते हैं, जैसे डायरिया का कल्चर हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हड्डियों के गूदे का कल्चर भी हो सकता है, लेकिन वो मुश्किल है। तो ब्लड कल्चर इज आई थिंक गोल्ड स्टैंडर्ड इसके लिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। चूँकि यहाँ पे स्टूडियो में टाइम लिमिटेशंस होती हैं और कुछ टाइम हमारा वैसे वेस्ट हो गया, तो आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दोबारा आपको एक दफ़ा बुलाएंगे और कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर फिज़ा, आपका भी शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से आई और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने टाइफाइड या डेंगू फीवर्स के बाद होने वाली जो आपकी बॉडी के ऊपर अलामतें या ज़ाहिर होती हैं या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके ऊपर बात की। फिर आपकी बॉडी के ऊपर टेम्परेचर मैनेजमेंट करने के बाद जो वीकनेस होती है उसके ऊपर हमने बात की। फ़ीवर को कैसे मैनेज करना, फ़ीवर में नहाना नहीं नहाना, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की। उम्मीद है कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में कुछ जो आपकी मिथ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं,
वो क्लियर होने में काफ़ी मदद मिली होगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारा होगा उसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।